पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। आज हम आपके लिए पावर सेक्टर कंपनियों का तज्जिया करेंगे। इनमें से ज़्यादातर कंपनियों के पिछले 4 साल की ईपीएस और डिविडेंड का तज्जिया तो हम अलग अलग रमज़ान की डिविडेंड सीरीज़ में कर चुके हैं, लेकिन आज का तज्जिया किसी और हवाले से है। आपने जुलाई के शुरू में खबर सुनी होगी कि हुकूमत ने आईपीपीज़ की कुछ पेमेंट रिलीज़ की है। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान ने पावर और गैस के सर्कुलर डेट को यानी गर्दिशी कर्जे को कम करना है और कम से कम ऐसा करना है कि बढ़े ना। पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट के बारे में बात करें तो ऐसा सिर्फ तब होगा जब हुकूमत आईपीपीज़ को उनके पैसे अदा करती जाएगी। सब एकदम अदा करना तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता देते रहें तो पावर सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा। इस सेक्टर के शेयर्स की वैल्यू पहले ही काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन ये बहुत कम थी और लॉन्ग टर्म में अभी भी हम समझते हैं इनमें काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। इस हवाले से हमें आने वाले 1 से 2 साल इस सेक्टर के लिए बहुत शानदार नज़र आ रहे हैं। आज के तज्जिए में हम इनके गवर्नमेंट रिसीवेबल्स का डेटा देखेंगे, यानी वो पैसा जो गवर्नमेंट ने इनको देना है। एक बात का ध्यान रखें, ये ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जब वो पैसे इनको अदा करे तो ये सारे के सारे डिविडेंड में बांट दें। कुछ कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड देती हैं, कुछ कम, लेकिन पैसे मिलने से इन सब कंपनियों की लिक्विडिटी बेहतर होती है। अगर इन्होंने कोई कर्ज लिया होगा तो वो अदा कर पाएंगे, नई सरमायाकारी करना चाहें वो कर पाएंगे, और डिविडेंड देने की भी गुंजाइश ऐसे ही पैदा होती है। वैसे मार्केट में रूमर चल रहा है कि हुकूमत इनकी अगली पेमेंट असेंबलियां तहलील होने से पहले रिलीज करेगी। अगर ऐसा हुआ तो इन शेयर्स में और तेजी आएगी। अब देखें ये रूमर कितना सच होता है या कितना गलत। अब हम तज्जिया शुरू करते हैं। जुलाई में जो पेमेंट हुई इसकी तफसील अखबार में आई कि किस कंपनी को कितने पैसे मिले। सबसे पहले देखते हैं EPQL, इसे 1 बिलियन मिले। अगले कॉलम में हमने इस कंपनी के शेयर्स की तादाद लिखी है। जो पैसे मिले इनको शेयर से डिवाइड करें तो इन पैसों की पर शेयर वैल्यू निकल आएगी, यानी ये समझ लें कि इनको 3.09 रुपये पर शेयर मिल चुके हैं। ये पैसे मिलने से पहले इनके कुल रिसीवेबल्स थे 11.17 बिलियन। ये नंबर हमने इनकी मार्च की फाइनेंशियल्स में से लिया है, जो लेटेस्ट फाइनेंशियल्स हैं। 1 बिलियन जो मिल गए अगर वो निकाल दें तो रिसीवेबल्स बने 10.17 बिलियन और कुल रिसीवेबल्स की पर शेयर वैल्यू बनी 31.41, यानी इतने रुपए पर शेयर हुकूमत ने इनके अदा करने हैं। ये तो हम नहीं जानते कि ये सारे पैसे कितने अरसे में अदा करेंगे, लेकिन पते की बात यह है कि क्योंकि ये कंपनियां बिजली बनाती जा रही हैं, सेल्स करती जा रही हैं और रिसीवेबल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर इन रिसीवेबल्स को बढ़ने से रोकना है तो हुकूमत को कुछ ना कुछ पैसे जारी रखने पड़ेंगे। मतलब ये भी हो सकता है कि जो कंपनी आने वाले महीनों में ज़्यादा बिजली बनाए या ज़्यादा बिजली बेचे उसको पैसे भी ज़्यादा मिलें, क्योंकि जो भी वो कमाएंगे उससे रिसीवेबल्स बढ़ते जाएंगे और अगर रिसीवेबल्स को मेंटेन रखना है तो उतने ही पैसे कम से कम इनको पे करने पड़ेंगे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब आईपीपीज़ को क्वार्टरली पेमेंट्स हुआ करेंगी। एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब टेबल में आगे देखें। हम ये जायज़ा भी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त कंपनी के पास लिक्विड कैश कितना है। जिस कंपनी के पास लिक्विड कैश ज़्यादा होगा, चांसेस हैं कि वो ही ज़्यादा डिविडेंड देगी। ज़रूरी नहीं है, लेकिन चांसेस यही हैं। वैसे कुछ कंपनियां ज़्यादा कमा के भी कम डिविडेंड देती हैं, कुछ कंपनियां कम कमा के भी ज़्यादा दे देती हैं, तो सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लिक्विड कैश निकालने के लिए लेटेस्ट बैलेंस शीट में से हम कैश की फिगर उठाएंगे। अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसको उठाएंगे, उसमें हम जो अभी अभी इनको पैसे मिले वो ऐड करेंगे, और अगर कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं तो उनको कैश और इन्वेस्टमेंट में से लेस कर देंगे। तो जब हमने EPQL की वो फिगर निकाली तो वो -4.5 बिलियन बनी और पर शेयर इम्पैक्ट है -14। अब जैसा हमने पहले कहा कि ऐसा नहीं हो सकता हुकूमत एकदम सारे के सारे रिसीवेबल्स अदा कर दे, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म में एक अंदाज़ा निकालने के लिए हम एक फैक्टर निकालना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी है जिसको मुस्तकबिल में ज़्यादा पैसे मिलेंगे और उनके शॉर्ट टर्म लोन्स अगर कोई उसमें से निकाल दें तो उनका क्या इम्पैक्ट बनेगा। मतलब आने वाले 1-2 सालों में अगर हुकूमत पैसे अदा करती जाए
तो ये वो पैसा होगा जो इन कंपनियों के पास डिविडेंड देने के लिए मुयस्सर हो सकता है। ये बहुत हाई असेसमेंट है, ये बहुत एक्यूरेट नहीं है, सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और दोबारा यही कहेंगे कि ये भी हो सकता है कि किसी कंपनी को हुकूमत 10 रुपये दे और वो 10 का डिविडेंड दे दे, और किसी कंपनी को हुकूमत 20 अदा करे और वो सिर्फ 5 का डिविडेंड दे। लेकिन तज्जिया करने के लिए कुछ असूल बनाए जाते हैं और वही हमने बनाए हैं। और फिर तमाम रिसीवेबल से जो एक नेट पर शेयर वैल्यू आएगी उसको हम शेयर प्राइस से डिवाइड करेंगे और एक फैक्टर निकालेंगे, और जिसकी ये फैक्टर वैल्यू ज़्यादा होगी वो रैंकिंग में ऊपर आएगा। मतलब अगर कोई शेयर 30 का है और इसका नेट रिसीवेबल 20 पर शेयर बनेगा तो ये शेयर उस कंपनी से बेहतर है जिसकी वैल्यू 40 है और उसका नेट भी 20 पर शेयर है। तो EPQL का नेट बना 17.43। शेयर प्राइस से डिवाइड करें तो फैक्टर बना 0.67। हमने हब कंपनी का तज्जिया किया तो है, लेकिन ये तज्जिया मुकम्मल नहीं है। असल में हब कंपनी की अपने अलावा बहुत सी सब्सिडरीज हैं जो लिस्टेड कंपनियां नहीं हैं, वो भी पावर बनाती हैं और सप्लाई करती हैं। तो उनकी मुकम्मल तफसील हमारे पास अवेलेबल नहीं है और हमने उनकी फाइनेंशियल में से बहुत ज़्यादा इतना टाइम नहीं था कि हम उसको ढूंढने की कोशिश करें। तो ये जो हब का हमने फिगर निकाली है ये इसकी ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। फिर भी हम सिर्फ हब कंपनी का इंडिविजुअल आपको बता देते हैं। आप यही समझ लें कि ये इस ओवरऑल असेसमेंट में उस तरीके से शामिल नहीं है। इसके लिए आप अपने ब्रोकर से रब्ता करके भी तफसील ले सकते हैं। लेकिन इनको वैसे जो हुकूमत ने पैसे अदा किए अभी वो 2 मिलियन थे, इनकी सब्सिडीज़ को अलग अदा किए हैं, लेकिन जैसे हमने कहा कि उसकी तफसील हम यहाँ पे असेसमेंट में अपनी तज्जिए में शामिल नहीं कर रहे। इसकी पर शेयर वैल्यू बनी 1.54। इनके कुल रिसीवेबल्स हैं 53 बिलियन, उसमें से 2 बिलियन निकाल दें तो 51 बिलियन बनेंगे, जिसकी पर शेयर वैल्यू तकरीबन 40 रुपये है। और अगर लिक्विड कैश की बात करें तो इनके लोन्स काफ़ी ज़्यादा हैं और वो मनफी 19.13 की वैल्यू बन रही है पर शेयर, लेकिन नेट में इनका भी 20.42 रुपये बन रहा है। और उसको इनकी शेयर प्राइस 84.92 से डिवाइड करें तो फैक्टर बन रहा है 0.24। अब कोहिनूर एनर्जी को देखते हैं। इन्हें जो पैसे मिले वो थे 0.8 बिलियन। इनके शेयर्स की तादाद है 169.5 मिलियन। पर शेयर वैल्यू बनी 4.72। इनके कुल रिसीवेबल्स 3.2 बिलियन। ये जो पैसे मिले वो निकाल दें तो बाकी पैसे बने 2.4 बिलियन रिसीवेबल्स और उनकी पर शेयर वैल्यू है 14.28। कैश और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को नेट करें तो मनफी 1.4 बिलियन बने। पर शेयर वैल्यू है मनफी 8.48 और तमाम रिसीवेबल्स का नेट निकालें तो बनी 5.8। शेयर की प्राइस है लेटेस्ट 33.5 और फैक्टर बना 0.17। ये फैक्टर वैल्यू कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, सिर्फ ये होगा कि जिसका फैक्टर वैल्यू ज़्यादा बनेगी वो बेहतर समझा जाएगा। कैप को देखते हैं। इन्हें जो पैसे मिले वो थे 4.25 बिलियन। इनके शेयर्स की तादाद है 880 मिलियन। पर शेयर वैल्यू बनी 4.83 पर शेयर। कुल रिसीवेबल्स थे 35 बिलियन। ये जो मिले वो निकाल दें तो बकाया बचे 31.16 बिलियन। जो बकाया हैं उनकी वैल्यू है पर शेयर 35.4। और कमाल है जी, इन्होंने इतना ज़्यादा इनके पास नेट में कैश पड़ा है 23 बिलियन का और ये उसके ऊपर बैठे हुए हैं, दे कुछ नहीं रहे, लेकिन बहुत कैश रिच कंपनी है ये। तो इनका लिक्विड कैश की जो हमने पिछली 3 कंपनियों में सबका नेगेटिव देखा वो है प्लस में 26.43। और अगर तमाम रिसीवेबल्स की वैल्यू निकाल लें तो वो बनी 61.83 और इस शेयर की प्राइस है सिर्फ 23.76। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे मुताबिक लॉन्ग टर्म के लिए शायद ही इस टाइम पे कोई स्टॉक मार्केट में कंपनी है जो इससे बेहतर होगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म 1 साल 2 साल नहीं, ये 4-5 साल भी हो सकता है। क्योंकि बात सिर्फ यही है कि इनके पास इतना पैसा है जो ये शेयर होल्डर्स में नहीं बांटते, इनके पास नई इन्वेस्टमेंट का प्लान भी कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि इनका टैरिफ अप्रूव नहीं हो रहा अभी तक, यानी कि नया पैसा बनने की उम्मीद नहीं है, तो उसकी वजह से शेयर होल्डर्स मायूस हैं। ये डिविडेंड भी ज़्यादा नहीं देते, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। लेकिन इनके पास जो कैश है वो कभी भी उससे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज़्यादा दे सकते हैं
कभी भी कोई एक नई सरमायाकारी की तरफ जा सकते हैं, एक नए एवेन्यू की तरफ जा सकते हैं, शेयर्स बायबैक का फैसला कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अकाउंटिंग ओवरव्यू से बात करें तो शायद ही मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई कंपनी इस वक्त स्टॉक मार्केट में हो। लेकिन सिर्फ एक बात की समझ नहीं आती कि ये लोग इस पैसे से क्या करना चाहते हैं। अगर हुकूमत इनका टैरिफ रिन्यू नहीं भी कर रही तो इन पैसों को इन्होंने घर थोड़ी लेके जाना है, शेयर होल्डर्स में बांटो भाई, या फिर कोई नई सरमायाकारी करो। ना कुछ करते हैं ना देते हैं, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स मायूस हो गए हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, वो लॉन्ग टर्म का मुझे नहीं पता कि वो 6 महीने है या 6 साल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे अच्छा शेयर हमारे मुताबिक स्टॉक मार्केट में कोई और नहीं है। तो जब हम इसके नेट रिसीवेबल की जो पर शेयर वैल्यू है उसको इसकी शेयर प्राइस से 23.76 से जब डिवाइड करें तो फैक्टर बनेगा 2.6। और असूली तौर पर इनको अभी अभी हुकूमत से 4.8 रुपये मिले हैं और इनको ये सारे के सारे डिविडेंड में ईयर एंड पे देने चाहिए। अब ये रिजल्ट पे पता लगेगा कि देते हैं या फिर इन पे लानत डाली जाए, सॉरी टू से, लेकिन देखें क्या करते हैं। और ये कम अज़ कम है, वरना इनको देने से ज़्यादा ही चाहिए। अच्छा जी, अब LPL की बारी आ गई। इन्हें जो पैसे मिले वो थे 2 बिलियन। इनके शेयर्स हैं तकरीबन 380 मिलियन। पर शेयर वैल्यू बनी 5.27। इनके कुल रिसीवेबल्स थे 10.69 बिलियन। अब रह गए हैं इस पेमेंट के बाद 8.69 बिलियन। पर शेयर वैल्यू बनी उसकी 22.89। अगर कैश, शॉर्ट टर्म डेट और जो अमाउंट मिली उसको नेट करें तो तकरीबन 0 बन रही है। लेकिन तमाम रिसीवेबल्स अगर इनको मिल जाते हैं तो उसकी वैल्यू बनी 23.66 और इनकी प्राइस है 23.17। उससे डिवाइड करें तो फैक्टर बना 1.02। अच्छा, इसके लिए LPL के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस साल इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इस साल तो अभी एक ही क्वार्टर गुजरा है, लेकिन अगर पिछले 2-3 क्वार्टर्स का इकट्ठा रिजल्ट देखें तो इसका और PKGP का बहुत बेहतर हुआ है पहले से, और EPQL का कम हुआ है, SPWL का भी कम है। कहने का मकसद है उन शेयर्स की प्राइस ज़्यादा ऊपर जाने का चांस है जिनकी अब जो क्वार्टर्स आएंगे उनमें EPS बेहतर रहेगी। अब बारी है जी NCPL की। इन्हें जो पैसे मिले वो थे 1.6 बिलियन। शेयर्स थे इनके 367.3 मिलियन। तो शेयर से डिवाइड करें तो पर शेयर वैल्यू जो पैसे मिले उनकी बनी 4.36। कुल रिसीवेबल्स थे 15.15। जो रिसीवेबल्स रह गए वो थे 13.55। रिसीवेबल्स की जो रह गए उसकी पर शेयर वैल्यू बनी 36.89। लिक्विड कैश निकालने के लिए जब हमने फिगर्स को प्लस माइनस किया तो ये थोड़ी नेगेटिव आ रही है, इसकी मनफी 2.5 बिलियन और पर शेयर वैल्यू बनी मनफी 6.72। लेकिन अगर तमाम रिसीवेबल्स मिल जाएं तो उसकी नेट पर शेयर बनेगी 30.17। इसकी प्राइस है 20.19 और फैक्टर बनेगा 1.49। NPL, इन्हें जो पैसे मिले वो थे 2 बिलियन। इनके शेयर्स हैं 354 मिलियन। पर शेयर वैल्यू जो पैसे मिले उनकी बनी 5.65। रिसीवेबल्स इनके कुल थे पहले 15.6 बिलियन, अब रह गए 13.6 बिलियन, जिसकी पर शेयर वैल्यू है 38.48। अगर इसका लिक्विड कैश निकालें तो इसका भी काफ़ी अच्छा है, 2.6 बिलियन, जिसकी पर शेयर वैल्यू बनी 7.56। और इसका अगर तमाम रिसीवेबल्स मिल जाएं तो इसके 46 रुपये पर शेयर बनेंगे और इसकी प्राइस है 22.27 और फैक्टर बना 2.07। ये भी बहुत अच्छी लग रही है हमें। PKGP, इन्हें जो पैसे मिले वो थे 2.5 बिलियन। इनके शेयर्स थे 372 मिलियन। पर शेयर वैल्यू बनी 6.72। कुल रिसीवेबल्स इनके थे 13.47। अब जो रिसीवेबल्स रह गए वो हैं 11 बिलियन। पर शेयर वैल्यू बनी 29.48। लिक्विड कैश इनका भी काफ़ी बेहतर है, 4.5 बिलियन, जिसकी पर शेयर वैल्यू बनी 12.17 बिलियन। अगर तमाम रिसीवेबल्स इनको मिल जाएं हुकूमत से तो उनकी पर शेयर वैल्यू बनेगी 41.64। प्राइस है इसकी 43.50। फैक्टर बना 0.96। अच्छा, यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों शेयर्स का जायज़ा लें, निशात पावर और पाकजन पावर का, तो बज़ाहिर जो है ये एक जैसे लग रहे हैं, बल्कि निशात पावर थोड़ा बेहतर लग रहा है, लेकिन निशात पावर की वैल्यू तकरीबन पाकजन पावर से आधी है। तो स्टॉक मार्केट में
क्योंकि पीकेजीपी में रैली बड़े अरसे से एक लग रही है और वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। जाने को तो यहाँ से वो 60-70 पे भी जा सकता है। स्टॉक मार्केट में पता नहीं प्लेयर्स किस शेयर को पहले ऊपर ले जाएं। लेकिन अगर आप अकल से फैसला करें तो आपको पाकचंद पावर की बजाय निषाद पावर को प्रेफर करना चाहिए। और अगर पाकचंद पावर 40 रुपये से ऊपर है तो कोई रीज़न नहीं, कुछ अरसे बाद निषाद पावर को भी 40 से ऊपर होना चाहिए। ये और बात है, हो सकता है प्लेयर्स इसको 2 साल तक यहीं पे रखें, लेकिन सिर्फ अगर अकल से बात करें तो इसको पाकचंद पावर के बराबर कम से कम होना चाहिए। और एक चीज़ हम बतानी भूल गए कि निषाद पावर और निषाद चुनिया पावर के भी इस साल के रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। SPWL, इन्हें जो पैसे मिले वो थे 2.25 बिलियन, 386 मिलियन के शेयर्स हैं, पर शेयर वैल्यू बनी 5.82 बिलियन। कुल रिसीवेबल्स थे 12.6 बिलियन, रिसीवेबल्स जो बचे वो हैं 10.36। जो रिसीवेबल्स बचे उनकी पर शेयर वैल्यू बनेगी 26.82। लिक्विडिटी में देखें तो इनका मनफी 6 बिलियन, काफ़ी ज़्यादा मनफी है इनका। और लिक्विड कैश की जो पर शेयर है वो भी मनफी 16 रुपये आ रही है। तमाम रिसीवेबल्स अगर इन्हें मिल जाएं तो भी इनके कोई 10-11 रुपये ही बनेंगे नेट में। प्राइस इसकी है 20 रुपये। प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो पैसे इनको मिलने हैं अगर उनमें से बोरिंग्स निकालें तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बच रहे। इसलिए हमें थोड़ा शक है कि इनको जो 5.8 रुपये मिले ये इनमें से थोड़े से पैसे ही देंगे। वैसे इनका हमने जो असेसमेंट की हुई है अलग, आप वो ज़रूर देखें, क्योंकि इनकी उम्मीद है 2 रुपये फालतू डिविडेंड देने, क्योंकि इन्होंने कोई अपनी प्रॉपर्टी बेची थी और इन्होंने अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में कहा था कि वो पैसे ये शेयर होल्डर्स को ही देंगे। तो अब जो क्वार्टर आएगा उसमें हो सकता है ये 3 से 4 रुपये का कुल डिविडेंड दें, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा कि 5.8 रुपये दें और 2 रुपये फालतू दें, इतना ज़्यादा दें। बहरहाल पिछले 2 सालों में इन्होंने काफ़ी डिविडेंड दिया भी है, इसलिए कह भी नहीं सकते। ये बात हमने सिर्फ इसलिए कही ताकि आप भी थोड़ा सा सीखें कि असेसमेंट किस तरह की जाती है। अब आखिर में हम देखते हैं आल्टर्न एनर्जी ALTN। सबसे पहले तो इसकी हमने अभी अभी एक वीडियो बनाई है इस शेयर की। हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग इस शेयर के बारे में नहीं जानते कि इसका बिजनेस कैसे चल रहा है और वो फ़ायदेमंद है भी कि नहीं। तो आप इसकी वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, फिर आपको ये बातें शायद थोड़ी ज़्यादा समझ आएँ। तो असल में इनका अपना इस वक्त कोई बिज़नेस नहीं चल रहा, इनकी सब्सिडरी है रूश पावर, उसका बिज़नेस चल रहा है और वो इन्हें पैसे दे दे तो फिर ये भी अपने शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं। पिछले साल रूश पावर को हुकूमत से बहुत ज़्यादा पैसे मिले, उन्होंने वो सारे पैसे डिविडेंड में बांट दिए और इन्होंने 20 रुपये का शेयर था, 20-22 रुपये का, और 18 रुपये का डिविडेंड दे दिया। उसके बाद से इन्होंने अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन हो सकता है जब हुकूमत से पैसे मिलें तो ये डिविडेंड देने का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। और इनकी रूश पावर में 60% होल्डिंग है। तो अब हुकूमत से जो रूश पावर को पैसे मिले हैं अभी वो 1.7 बिलियन है, उसका 60% हमने निकाल लिया तो आल्टर्न एनर्जी के हिस्से में आएगा 1 बिलियन। ALTN के जो शेयर्स हैं वो हैं 363 मिलियन, पर शेयर वैल्यू बनी 2.89 मिलियन। हमें उम्मीद है इस दफ़ा कम से कम इतना डिविडेंड तो ये ज़रूर देंगे, लेकिन उम्मीद है, गारंटी नहीं दी जा सकती। इनके कुल रिसीवेबल्स थे, रूश पावर के थे 12.56 बिलियन, उसका 60% अगेन निकाल लिया, 7.5 बिलियन ALTN के। अब रूश के जो बचे हैं वो 10.8 बिलियन हैं, ALTN के 6.5 बिलियन बने और पर शेयर वैल्यू बनी इनकी 17.86। अगर लिक्विड कैश निकालने की कोशिश करें वो इनका पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मनफी नहीं है। अब अगर इन्हें तमाम रिसीवेबल्स मिल जाते हैं तो उसकी नेट वैल्यू बनेगी 19 रुपये। इसकी प्राइस है 17.31 और इसका जो फैक्टर बना वो 1.11। जब आप ALTN वाली हमारी दूसरी वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस साल का इनका EPS भी काफ़ी अच्छा है। तो अब इस फैक्टर की बेसिस पे हम इन्हें रैंकिंग देते हैं। हब एक अच्छा शेयर है, लेकिन हमने आपको बताया कि क्यों हम उसको इसकी रैंकिंग में शामिल नहीं कर रहे। तो सबसे ऊपर बना कैपको, फिर निषाद पावर, फिर निषाद चुनिया पावर, फिर आल्टर्न एनर्जी, फिर लाल पीर, पाकजन, एंग्रो पावर, सैफ पावर और आखिर में कोहिनूर एनर्जी। अब ये ज़रूरी नहीं कि इन्हीं रैंकिंग्स की बेसिस पे परफॉर्म करें, क्योंकि एक तो आपको पता ही है स्टॉक मार्केट में प्लेयर्स जिस शेयर को चलाएं वही चलता है। लेकिन सबसे आखिर में जो कोहिनूर एनर्जी आ रहा है
अगर हम उसको देखें तो वो एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड देखें तो बहुत सी कंपनियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डिविडेंड दिया है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हकीकत में उसकी रैंकिंग 9 बने। तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स को देख के ये अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी थोड़ी हल्की है। और अगर कोहिनूर एनर्जी का बिजनेस आगे आने वाले क्वार्टर्स में बेहतर हो रहा है तो हो सकता है अगर उनके रिसीवेबल्स कम भी हैं हुकूमत से, वो आगे ज़्यादा हो जाएंगे तो वो डिविडेंड को अपने जारी रखें। लेकिन सिर्फ एक बात इम्पॉर्टेंट है कि कोहिनूर एनर्जी की प्राइस बाकी बहुत सी कंपनियों की प्राइस से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो ये हो सकता है कि ज़्यादा डिविडेंड देने के बावजूद भी परसेंटेज में कैपिटल गेन उसमें इतना ज़्यादा ना हो जितना गुंजाइश दूसरी कंपनीज में है, खसूसन NPL, कैपको, NCPL, LPL वगैरह। तो फिर से वही बात दोहराएंगे कि हर कंपनी अपनी मर्जी के मुताबिक डिविडेंड देती है। ये लाजमी नहीं जिसे हुकूमत से ज़्यादा पैसे मिलें वो ज़्यादा डिविडेंड दे। फिर इस तज्जिए में ये तज्जिया शामिल नहीं कि आने वाले सालों में किसका कारोबार बेहतर होगा। उसके लिए हमने आपको बताया है कि आपने हर क्वार्टर की फाइनेंशियल्स का जायज़ा लेते रहना है। अंदाज़ा बता दिया है कि इस साल के किसके फाइनेंशियल्स रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं और जिसके पुराने पैसे ज़्यादा हैं अगर उसका आने वाले दिनों में कारोबार अच्छा नहीं फिर हो सकता है वो शेयर ना बढ़े। तीसरा, हमने इस असेसमेंट में कोई ज़्यादा इस चीज़ को शामिल नहीं किया कि अगर किसी कंपनी का कोई कोर्ट केस चल रहा है या किसी का कोई डिस्प्यूट है हुकूमत के साथ तो उसको हमने नहीं मिलाया। हमने ALTN में ऐसा ज़रूर शामिल किया है क्योंकि उनकी बैलेंस शीट के मुताबिक जो रूश पावर है उसके रिसीवेबल्स तकरीबन 17 बिलियन हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे ख़ुद लिखा हुआ है कि उनके 4.5 बिलियन का हुकूमत के साथ डिस्प्यूट है। अगर तो वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया तो इनको और ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन हमने एहतियातन वो यहाँ से निकाला है। लेकिन हमने हर कंपनी का इतना तफसीली जायज़ा नहीं लिया। अगर आप चाहें तो आप उस लेवल की तफसील जाके खुद से देख सकते हैं। असूली तौर पे देखनी चाहिए लेकिन उसके लिए वक्त ज़्यादा लगाना पड़ता है, दिमाग लड़ाना पड़ता है। वैसे भी अगर कोई केस चल रहा हो तो जब तक उसका कोई रिजल्ट आने वाला ना हो तब तक कंपनियां उसको बहुत ज़्यादा ये बताती नहीं है कि हमें नुकसान हो जाएगा, तो वो पढ़ के भी कई दफ़ा इतना अंदाज़ा नहीं होता। अब ये सारा का सारा तज्जिया करके हमने एक ये रैंकिंग तो बना ली कि कौन सा शेयर दूसरे से बेहतर लग रहा है, लेकिन साथ ही हमने कुछ कैवियाट्स भी डिस्कस किए कि कुछ कंपनियां ज़्यादा पैसे मिलने के बाद भी कम डिविडेंड दे सकती हैं, कुछ कम मिलने के बाद भी ज़्यादा दे सकती हैं। लेकिन असल में ये सारी की सारी कंपनियां अच्छी लग रही हैं क्योंकि ये पूरा सेक्टर ही अच्छा लग रहा है। अगर हुकूमत जो बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी पेमेंट्स करती जाएगी तो फिर कहने का मकसद ये है कि इंडिकेशन यही आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता अब इन्हें पैसे मिलेंगे। तो आप ये कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप अपने टोटल पोर्टफोलियो में से कुछ पैसे पूरे पावर सेक्टर के लिए मुकर्रर कर लें और वो पैसे थोड़े थोड़े इनमें से जो भी कंपनी आपको पसंद आए उसमें आप थोड़े थोड़े पैसे शामिल कर दें। फिर एक स्ट्रेटजी आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सब शेयर्स एक साथ चलें। ऐसा भी हो सकता है कि पहले 3 शेयर्स चलें उसके बाद 3 शेयर्स चलें। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई 5-6 शेयर्स में इन्वेस्ट कर दें। अगर एक शेयर कोई 10 से 15% ऊपर चला जाए और दूसरा शेयर अभी वहीं पे हो तो जो ऊपर गया है उसको बेच के उसका पैसा भी आप उसमें लगा दें जो ऊपर नहीं गया, क्योंकि बज़ाहिर तो हमें यही लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इन सब ने ऊपर जाना है। अगर कुछ अरसे के लिए यहाँ पे रुक भी गए फिर भी हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, सिर्फ 1-2 हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। लेकिन क्योंकि इनके अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट सीज़न है और इस वक्त हर जगह से अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है, तो शॉर्ट टर्म में इनमें रैली की गुंजाइश मौजूद है। तो अब आपने अपना फैसला खुद करना है। ये सारा तज्जिया करने के लिए हमने इन कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी हैं लेटेस्ट। डेटा लिखने में गलती भी हो सकती है, तो आप इस डेटा को इस्तेमाल करने से पहले वेरीफाई ज़रूर करें, कंपनी की मुकम्मल फाइनेंशियल तफसील देखें, फिर अपना फैसला करें। याद रहे ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है। शेयर्स खरीदने या बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक भी करें। अगर तज्जिया पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि गैर ज़रूरी मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए। और जो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारी वीडियोस देखते हैं, इनका शुक्रिया। छोटी सी बात, हमारे ज़िम्मे जो हक हैं वो अदा करें और अपने हक अल्लाह से मांगें।
खुश रहें। अल्लाह के हवाले।